12 अगस्त 1997 में मुंबई में ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ कि सुनने वालों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। रोज की तरह ही टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार घर से निकलकर ऑफिस जाने से पहले मंदिर जाया करते थे और वही गए, लेकिन इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इनके साथ आज क्या होने वाला है। मंदिर के दूसरी तरफ एक नाई की दुकान थी, जहां पर पहले से ही मौत इनका इंतजार कर रही थी। मंदिर से निकलकर जैसे ही गुलशन कुमार अपने गाड़ी के तरफ बढ़े, तभी नाई के दुकान पर बैठे शूटर्स में से एक भाग कर आया और इनके सर पर गन लगा करके बोला कि बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जा करके करना। इसके बाद डॉन डाउन इब्राहिम के शूटर्स ने वहां पर जो मौत का तांडव किया, वो सोच कर भी रूह कांप उठती है। गुलशन कुमार खून से लथपथ लोगों के सामने जान बचाने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन लोग इनके मुंह पर अपने घर के दरवाजे बंद करते रहे। एक नियति इंसान को मारने के लिए 16 गोलियां दाग दी गई और सबके जहन में बस एक ही सवाल दौड़ने लगा कि सबका भला करने वाले एक देवता जैसे इंसान को आखिर डॉन डाउन इब्राहिम ने क्यों मरवा दिया। लेकिन ये जानने के लिए आपको गुलशन कुमार के अतीत में जाना होगा, उनकी अच्छाइयाँ और उनकी गलतियाँ समझनी होगी। आज की इस वीडियो में हम गुलशन कुमार की पूरी स्टोरी समझेंगे। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते सुनते हैं आज की सच्ची घटना। गुलशन कुमार का जन्म 5 मई 1991 में दरिया दिली एक पंजाबी परिवार में हुआ। इनका बचपन बेहद गरीबी में गुजरा, लेकिन तंगी के माहौल में भी इनके परिवार की भगवान में गहरी आस्था होती है। इनके पिता चंद्रभान दिल्ली के दरियागंज में एक जूस की दुकान चलाते थे। जब गुलशन कुमार थोड़े बड़े हुए तो ये भी उस जूस के दुकान में काम कर अपने पिताजी की हेल्प करने लगे। उस जमाने में रेडियो के अलावा संगीत सुनने का कोई दूसरा आसान और मशहूर सोर्स था तो वो कैसेट प्लेयर हुआ करता था। गुलशन कुमार ने जूस के दुकान पर भी एक टेप रिकॉर्डर में एक कैसेट में भक्ति गाने बजते रहते थे। जूस की दुकान पर काम करते हुए धीरे धीरे गुलशन कुमार को बिजनेस की बारीकियां समझ आने लगी और इन्होंने बिजनेस को बड़ा करने की ठान ली और पिताजी की दुकान के बगल में एक छोटी सी कैसेट की दुकान खोल ली। कैसेट बेचने के साथ ही गुलशन कुमार कैसेट को किराए पर भी देना शुरू कर दिए, जिससे मुनाफा बढ़ने लगा। साथ ही मल्टीटास्किंग करते हुए गुलशन दुकान पर थोड़ा बहुत मैकेनिकल काम भी कर लिया करते थे और अगर लोगों के कैसेट या कैसेट प्लेयर खराब हो जाया करते थे तो ये खुद ही उसे ठीक कर दिया करते थे। कैसेट के शॉप पर बैठे बैठे जब ये गाने और भजन गुनगुनाते तो आस पड़ोस के दुकान वाले और हर सुनने वाला इनकी गायकी की बहुत तारीफ करता। धीरे धीरे गुलशन कुमार के मन में ये आइडिया आने लगा कि क्यों ना अपनी आवाज़ में कुछ गानों को रिकॉर्ड कर खुद ही कैसेट बना करके बेचा जाए, जिसके बाद इन्होंने खुद की भक्ति कैसेट बेचना शुरू कर दिया। गुलशन कुमार की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये रही कि महंगे कैसेट के गानों को री रिकॉर्ड करके उसे आधे भी कम कीमत में उसे बेचा करते थे। कहा जाता है कि जिस समय मार्केट में 30 रुपए के कैसेट मिलते थे, उस समय इन्होंने री रिकॉर्ड करके अपने भक्ति कैसेट को 7 रुपए में ही बेचना शुरू कर दिया। इसी स्ट्रैटेजी ने आगे चलकर गुलशन कुमार को म्यूजिक इंडस्ट्री में एक छत्र राज करने में मदद कर दी। जब बिजनेस बढ़ने लगा तो इन्होंने नोएडा में सुपर कैडर्स इंडस्ट्री के नाम से म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी खोल दी और फिर खुद के गाने के साथ ही न्यू कमर सिंगर को मौका देने लगे और बड़े सिंगर्स के गाए गानों को ये नए गायकों की आवाज़ ले रिकॉर्ड करने लगे और सस्ते दामों में बेचने लगे। संगीत के दुनिया में आगे बढ़ते हुए इन्होंने फिर दिल्ली छोड़कर मुंबई जाने का फैसला कर लिया। मुंबई जाने के बाद इन्होंने कुछ फिल्मी गानों का प्रोडक्शन शुरू कर लिया। वहाँ पर फिल्मी गानों का प्रोडक्शन अच्छा चलने लगा, लेकिन असली कामयाबी इन्हें 11 जुलाई 1983 को मुंबई में टी सीरीज कंपनी की शुरुआत करने के बाद मिली। टी सीरीज कंपनी अपनी सस्ते प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती थी। इसी तरीके से धीरे धीरे लोगों के बीच ये फेमस होते गए।
गुलशन कुमार ने अपनी कंपनी का नाम भगवान शिव के त्रिशूल के पहले लेटर यानी कि टी पर टी सीरीज रखा था। गुलशन कुमार भगवान शिव और माता वैष्णो देवी को बहुत मानने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने कई भजन और आरती अपनी म्यूजिक लेवल टी सीरीज से रिलीज करना शुरू कर दिया। आगे चलकर इन्होंने कैसेट के अलावा अगरबत्ती, बोतल मन पानी, डिटर्जेंट और सीलिंग फैन आदि का काम भी शुरू कर दिया। खैर, टी सीरीज कंपनी को पहला बड़ा ब्रेक तब मिला जब साल 1988 में आमिर खान और जूही चावला की पहली फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था कयामत से कयामत तक। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के रिकॉर्ड 80 लाख कैसेट बिके। इसके बाद साल 1990 में फिल्म आशिकी रिलीज हुई जो कि एक म्यूजिकल हिट रही और उसके कैसेट बिक्री में पिछले सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। कुमार सानू ने किशोर कुमार बन गए और इसी फिल्म से संगीत का नदीम श्रवण की जोड़ी खूब ही पहचान में आई। यह फिल्म गुलशन कुमार के प्रोड्यूसर के तौर पर भी पहली फिल्म रही। इसके साथ ही गुलशन कुमार ने अपने छोटे भाई कृष्ण कुमार को भी एक एक्टर के तौर पर लॉन्च करने का फैसला कर लिया। इन्होंने साल 1993 में फिल्म आजा मेरी जान से भाई को लीड एक्टर के रूप में लॉन्च कर दिया। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फिर इन्होंने उसी साल दूसरी फिल्म रिलीज की, कसम तेरी कसम। हालांकि ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई, लेकिन छोटे भाई को अपने बेटे की तरह मानने वाले गुलशन कुमार ने हार नहीं मानी और फिर भाई को हीरो बना के अगली फिल्म खुद ही प्रोड्यूस की और डायरेक्ट भी कर डाली। फिल्म का नाम रखा गया बेवफा सनम। गुलशन कुमार ने यहाँ भी अपनी स्ट्रेटजी लगाई और फिल्म से पहले ही इसके गानों को रिलीज कर दिया। इस फिल्म के गानों ने धूम मचा दी और जब फिल्म रिलीज हुई तो इसके गानों को देखने के लिए लोगों का हुजूम जैसे कि सिनेमाघरों में उजड़ पड़ा। ये फिल्म एक म्यूजिकल हिट साबित हुई। इसके बाद टी शर्ट हिट के नाम रहा और फिर टी सीरीज से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले लोग, बड़े सिंगर्स ने अपनी ऐसी जगह बना ली कि आज भी इन्हें बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स में से माना जाता है। सोनू निगम नए रफ़ी बन चुके थे और अनुराधा पौडवाल नई लता बन चुकी थी। दरियागंज में दूध की दुकान चलाने वाले एक लड़के ने म्यूजिक इंडस्ट्री की सूरत बदल दी। ये सब हुआ एक 7 रुपए के कैसेट के बदौलत और इसी के चलते उस लड़के का नाम पड़ा कैसेट किंग गुलशन कुमार। 1997 में गुलशन कुमार अपनी सक्सेस के एकदम चरम सीमा पे सारेगामा को पछाड़ते हुए टी सीरीज कंपनी भारतीय म्यूजिक के 65% मार्केट पर कब्जा कर चुकी थी। हर बड़ी फिल्म म्यूजिक राइट टी सीरीज के पास हुआ करते थे। 1980 से 1990 के बीच मात्र 10 साल में इन्होंने अपनी काबिलियत, मेहनत और बेहतरीन स्ट्रेटजी के दम पर धमाकेदार तरक्की और शोहरत हासिल कर ली। 1990 से 1995 के बीच इनके पास इतना काम हो गया कि म्यूजिक इंडस्ट्री का आधे से ज़्यादा म्यूजिक टी सीरीज के थ्रू ही निकलता था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड के जितने भी गाने थे टी सीरीज उनको या तो प्रोड्यूस करता था या फिर कंपोज करता था। गुलशन उस वक्त में देश के सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले शख्स बन चुके थे। इस दौरान गुलशन कुमार की एक खासियत रही कि ये न्यू कॉमर्स को ज़्यादा मौका देते थे, उन्हें तराशते और उसके बाद अपने काम को उन्हीं के जरिए आगे बढ़ाते। हालांकि यही दरियादिली इनके मौत का कारण भी बन गई। दरअसल साल 1990 में आई फिल्म आशिकी में गुलशन कुमार की टी सीरीज कंपनी ने म्यूजिक कंपोज करने के लिए तब की उभरती जोड़ी नदीम सैफी और श्रवण राठौर यानी कि नदीम श्रवण को दे दिया। ये फिल्म एक जबरदस्त म्यूजिकल साबित हुई और इसके बाद टी सीरीज के ज़्यादातर गाने अब नदीम श्रवण के जोड़ी ही कंपोज करने लगी। तभी नदीम सैफी ने म्यूजिक कंपोजिशन के साथ सिंगिंग में भी उतरने का फैसला कर लिया और सीधा गुलशन कुमार के पास जाके पहुँचे और कहा,
कि इनके गाए गानों को सुन करके गुलशन कुमार ने ये सिंगिंग ना करने की सलाह दे दी, पर म्यूजिक कंपोजिशन पर ही फोकस करने के लिए कहा। लेकिन नदीम यहाँ पर नहीं माने। उनके जिद पर गुलशन कुमार ने नदीम के कुछ गाने टी सीरीज के बैनर तले रिलीज भी कर दिए। हालांकि उस गानों को पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और जब कंपनी को ज़्यादा लॉस होने लगा तो टी सीरीज ने नदीम के गानों का प्रमोशन रोक दिया। इस बात से तिलमिलाए नदीम सीधा गुलशन कुमार के पास पहुंचे और लंबी बहस के बाद गुलशन कुमार को अपनी हरकतों का अंजाम भुगतने की धमकी देकर के वहां से निकल गए। हालांकि गुलशन कुमार ने नदीम के धमकियों को सीरियसली नहीं लिया। इन्हें लगा कि नदीम अभी नाराज है और गुस्सा ठंडा होने पर ये बात खत्म हो जाएगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। नदीम अपनी कंप्लेंट लेकर के सीधा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पास जा पहुंचा और गुलशन कुमार की सुपारी दे डाली। सुपारी मिलने के बाद गुलशन कुमार को मारने के लिए मई 1997 में दुबई के एक होटल में मीटिंग की गई, जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सैफी, दाऊद इब्राहिम और उसका बॉलीवुड हैंडलर अब्बू सलीम शामिल हुए। से फेमस राइटर अहमद हुसैन के दरिस की लिखी किताब माय नेम इस अब्बू सलीम के मुताबिक 25 लाख टोकन मनी लेकर के अब्बू सलीम ने गुलशन कुमार का पत्ता साफ करने की बात कह दी। अब्बू सलीम को लगा कि वो म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार को मार करके बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड में और भी ज़्यादा मशहूर हो जाएगा और इस लिहाज से ये फायदे का सौदा है। गुलशन कुमार के रेटिंग शुरू हुई। ये कब कहाँ जाते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं और कब ये अकेले होते हैं, कहाँ इन्हें मारकर भागना सबसे आसान होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके रिपोर्ट तैयार हुई और फिर 5 अगस्त 1997 में गुलशन कुमार के पास एक कॉल आई। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलीम की आवाज़ थी। उसने कहा कि वैष्णो देवी में रोज़ लंगर खिलाते हो, कुछ हमें भी खिला दो। इसके बाद अब्बू सलीम ने 10 खोखे यानी कि 10 करोड़ की डिमांड कर दी। इस कॉल में सलीम ने पूछा कि तुमने नदीम के एल्बम को सही तरीके से प्रमोट क्यों नहीं किया। तब गुलशन कुमार ने जवाब दिया कि नदीम की आवाज़ अच्छी नहीं है, प्रमोशन के बावजूद उसे लोगों का अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और इस वजह से एल्बम फ्लॉप हुआ। इसके बाद 9 अगस्त को एक बार फिर अब्बू सलीम ने गुलशन कुमार को कॉल किया और कहा कि तुम अंडरवर्ल्ड को हल्के में ले रहे हो, तुम अभी तक पुलिस के पास भी नहीं गए, मतलब कि तुम हमें सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार भी तुम्हारी होगी। ये कहकर अब्बू सलीम ने फ़ोन काट दिया। गुलशन कुमार इतने बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन से डर नहीं रहे थे, इसलिए अब्बू सलीम का ईगो हर्ट हो गया और उसने अब अपने प्लान को जल्दी एक्सिक्यूट करने की ठान ली। इधर डॉन से मिली धमकियों के बाद भाई और दोस्तों में गुलशन कुमार को पुलिस के पास जाने को कहा। हालांकि गुलशन कुमार को लगता था कि पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं होगा। खैर 12 अगस्त 1997 की तारीख थी, मंगलवार का वो दिन था। गुलशन कुमार पूजा की थाली लेकर के अपने घर से निकले। लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, जहां पर बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे रहते थे, वही गुलशन कुमार का भी बंगला था। 10:10 का वक्त रहा होगा जब सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद सैंडल पहने गुलशन कुमार अपनी मैरून रंग की मारुति टीम से वृत्तेश्वर महादेव के मंदिर के सामने उतरे। जीत नगर में बना ये मंदिर करीब 4 साल पहले गुलशन कुमार को दिखा था और तभी इन्होंने उस मंदिर में महंगे टाइल्स वगैरह लगवा करके इसे उन्हें अच्छा करवाया था और तब से हर दिन वो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे। रूटीन फिक्स था और इस रूटीन पर नज़र थी 3 लोगों की, जो उस दिन ताक लगाए गुलशन कुमार के इंतज़ार में बैठे हुए थे। 10:40 पर गुलशन कुमार मंदिर से पूजा करके अपने गाड़ी की तरफ वापस आए। कुछ कदम चलते ही गुलशन कुमार को अपने कनपट्टी पर एक रिवॉल्वर महसूस होती है। गुलशन कुमार घबराहट में पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ से जवाब आता है कि बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जा कर के करना।
एक गोली चलती है, गुलशन कुमार के माथे को छू करके निकल जाती है और ये जमीन पर गिर जाते हैं। पूजा का सारा सामान बिखर जाता है। गुलशन कुमार भागते हुए पास में मौजूद एक घर में मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन उस घर में मौजूद औरत दरवाज़ा बंद कर लेती है। गुलशन कुमार एक और दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन वहां से भी कोई मदद नहीं मिलती। तभी इनका ड्राइवर रूपलाल कलश उठा करके हमला की ओर फेंकता है। तभी पीछे से रूपलाल के दोनों पैरों पर गोली मार दी जाती है और वो वहीं गिर जाता है। इसके बाद सभी हमलावर गुलशन कुमार के पास पहुंचते हैं और दनादन 16 गोलियां गुलशन कुमार के गर्दन और पीठ पर दाग दी जाती हैं। ये दीवार का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही वो निडल हो जाते हैं। ऊपर दीवार पर एक टाई लगी हुई थी जिस पर माँ दुर्गा की तस्वीर बनी हुई थी और वो तस्वीर गुलशन कुमार के खून से पूरी तरह ढक चुकी थी। प्लानिंग इतनी फुल प्रूफ थी कि महज 2 मिनट में सारा खेल खत्म हो चुका था। तीनों हमलावर पास खड़ी एक टैक्सी के ड्राइवर को बाहर निकाल करके उस टैक्सी में वो भाग निकलते हैं। आधे घंटे बाद पुलिस आती है और गुलशन कुमार को नज़दीकी कूपर हॉस्पिटल में ले जाती है, जहां पे डॉक्टर इन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्टर ने द अंडरवर्ल्ड जो छोटा राजन से बात की। राजन ने बताया कि गुलशन कुमार की हत्या में अब्बू सलीम का हाथ है। उसने ये भी बताया कि सलीम ये सब दाऊद इब्राहिम के इशारे पर कर रहा है। खैर, दिल्ली ले जाकर के गुलशन कुमार का अंतिम संस्कार किया गया और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस की फाइल रिपोर्ट के मुताबिक मई 1997 में दुबई में दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के दफ्तर में एक मीटिंग हुई थी। इसमें अनीस, अब्बू सलीम और एक गैंगस्टर था। यहाँ तय हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री में खौफ पैदा करने के लिए गुलशन कुमार को मारकर एक नज़ीर पेश की जाएगी। इसके बाद 3 लोगों को हायर किया गया, जिनमें से एक था असद राहू उर्फ दाऊद मर्चेंट, जिसे बाद में उसके भाई अब्दुल राशिद के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा चार्जशीट में 19 लोगों को गुनहगार बनाया गया। इसमें अबू सलीम, नदीम सैदी के साथ ही एक और ऐसा नाम था जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला था। जी हाँ, ये नाम था टिप्स कंपनी के मालिक रमेश टोरानी का। पुलिस ने दावा किया कि नदीम के साथ ही रमेश टोरानी ने भी गुलशन कुमार की हत्या के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी दी थी। साल 2002 में इस केस में पहला फैसला आया, जब कोर्ट ने दाऊद मर्चेंट को उम्र कैद की सज़ा सुना दी, लेकिन बाकी लोगों को रिहा कर दिया। पुलिस रमेश टोरानी के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाई और अदालत ने इसे बेगुनाह मान करके जाने दिया। नदीम सैफी तब तक मुंबई छोड़कर लंदन जा चुके थे। सरकार की तरफ से उसके प्रत्यर्पण की कोशिश भी की गई, लेकिन ब्रिटिश अदालत ने उसके खिलाफ पेश किए गए सभी साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए उससे इनकार कर दिया। बाद में नदीम ने ब्रिटिश नागरिकता ले ली और कभी भारत लौट करके नहीं आया। यही अब्बू सलीम को साल 2005 में मुर्तकाल से पकड़ करके भारत लाया गया, लेकिन उस पर कभी गुलशन कुमार के हत्या का केस चल ही नहीं सका, जिसकी वजह रही कि भारत और पुर्तगाल के बीच समझौते की शर्तें, जिसके अनुसार अब्बू सलीम अब सिर्फ वही केस चल सकते थे जिन पर पहले से सहमति बनी हुई हो, और इस लिस्ट में गुलशन कुमार के हत्या का केस दर्ज नहीं था। इंडियन पुलिस ने अपने आरोपों में बताया था कि अब्बू सलीम साल 1993 में हुए दंगों का मुख्य आरोपी है। उस समय पुलिस अपने एफिडेविट में ये बताना भूल गई कि ये गुलशन कुमार के मर्डर का भी आरोपी है। सुरक्षा एजेंसी से हुई इस भूल के लिए आज भी अब्बू सलीम के ऊपर गुलशन कुमार के मर्डर का केस नहीं चलता है, जो कि अब्बू सलीम के कहने पर ही गुलशन कुमार को मारा गया था। कोर्ट की सुनवाई में उसे गायब दिखाया जाता है, इसीलिए साल 2005 के बाद
केस की सुनवाई के दौरान अब्बू सलीम को अब्सेंट माना गया, जबकि वो कुछ ही दूर पर आर्थक रोड जेल में बंद था। इस केस में आखिरी फैसला साल 2021 में आया। तब अदालत ने अब्दुल राउफ उर्फ दाऊद मर्चेंट और उसके बाद अब्दुल राशिद को उम्र कैद की सजा सुना दी। गुलशन कुमार पर गोली राउफ में ही दागी थी। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि नदीम सैफी और अब्बू सलीम के कहने पर हत्या को अंजाम दिया गया, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते अब्बू सलीम पर केस नहीं चल पाया है और नदीम सैफी भगोड़ा साबित हुआ। वहीं मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया ने अपने लिखी किताब लेकमी से एक नाव में बताया कि गुलशन कुमार के मर्डर प्लान की जानकारी पुलिस को पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उन्हें बचा नहीं सकी। दरअसल राकेश ने बताया कि 22 अप्रैल 1997 में इनके पास एक खबरी की कॉल आई, जिसमें कहा गया कि सर गुलशन कुमार का विकेट गिरने वाला है। कमिश्नर मारिया ने खबरी से पूछा कि ये विकेट कौन लेने वाला है। खबरी ने कहा कि अब्बू सलीम साहब लेने वाले हैं। उसने अपने शूटर्स के साथ सब प्लान नक्की किया है। गुलशन कुमार रोज सुबह घर से निकल करके सबसे पहले शिव मंदिर जाते हैं, वहीं पर काम खत्म करने वाले हैं। इसके बाद कमिश्नर मारिया ने फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि क्या वो गुलशन कुमार को जानते हैं और क्या उन्हें पता था कि गुलशन कुमार हर सुबह किसी शिव मंदिर जाते हैं। कुछ समय बाद महेश भट्ट ने कमिश्नर को वापस कॉल किया और जानकारी दी और पुष्टि की। इसके बाद कमिश्नर मारिया ने महेश भट्ट से कहा कि ये एक क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन तब तक महेश भट्ट को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो गुलशन कुमार को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह देंगे जब तक क्राइम ब्रांच उनसे संपर्क न कर ले और इनकी सुरक्षा की व्यवस्था न कर ले। कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच को फ़ोन किया और उन्हें अपने मुखबिर द्वारा दी गई जानकारी दी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने गुलशन कुमार को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की। हालांकि बावजूद इसके 12 अगस्त 1997 में गुलशन कुमार की हत्या ठीक उसी तरीके से हुई जिसे प्लान की गई थी। इस बारे में छानबीन करने पर कमिश्नर को पता चला कि गुलशन कुमार को उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टुकड़ी द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही थी, क्योंकि उनके पास नोएडा में एक कैसेट फैक्ट्री थी। इसीलिए मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा दी गई सुरक्षा गुलशन कुमार से वापस ले ली गई थी। खैर, इसके केस में इंसाफ कितना हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि गुलशन कुमार की लेगेसी आज भी कायम है और हमेशा रहेगी। टी सीरीज आज भी संगीत की दुनिया का नंबर 1 नाम है और गुलशन कुमार के परिवार ने इसे आगे बढ़ाया और पिता के नाम को कभी मिटने नहीं दिया, बल्कि इसके और नगीने जड़े जब भी आज भी कायम है। आज भी टी सीरीज देश में म्यूजिक पर वीडियो का सबसे बड़ा पब्लिशर और डिस्ट्रीब्यूटर है और इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में इसका 60% से अधिक शेयर है। वही गुलशन कुमार के पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने साल 1975 में सुदेश कुमारी नाम के महिला से शादी की थी, जिनसे इनके 3 बच्चे हुए। बड़े बेटे भूषण कुमार और 2 बेटियां तुलसी कुमारी और तुषारी कुमारी। आगे चलकर तुलसी कुमारी एक जानी मानी गायिका बनी और दूसरी बेटी खुशहाली ने फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाया। तो वही इनके बड़े बेटे भूषण कुमार ने खास तौर पर अपने पिता के इस बिजनेस को आगे बढ़ाया और आज इनकी गिनती भी दुनिया की बड़ी शख्सियतों में की जाती है। सब जानते हैं कि गुलशन कुमार के मौत के बाद इनके भाई किशन कुमार और बेटे भूषण कुमार ने ही टी सीरीज कंपनी को संभाला और इसे और ऊंचे मुकाम पर लेकर के गए। जबकि गुलशन कुमार के निधन के समय उनके बेटे भूषण कुमार की उम्र महज 19 साल की थी। फिर भी उन्होंने अपने अपने चाचा के साथ मिलकर टी सीरीज का प्रभार संभाला। गुलशन कुमार की शादी एक्ट्रेस मॉडल दिव्या कुशवाहा से हुई और ये भी अब टी सीरीज को संभालने में अहम योगदान देती हैं।
वही गुलशन की दोनों बेटियां भी अपने पिता के बिजनेस और उनके नाम को आगे बढ़ाने में खासा योगदान रखती हैं और इनके परिवार में अच्छी बॉन्डिंग देखी जाती है। कह सकते हैं कि गुलशन कुमार की जिंदगी स्ट्रगल से भरी रही। इनकी शुरुआत बेहद गरीबी और मजबूरियों में हुई, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और काबिलियत के दम पर म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ऐसी मजबूत जगह बनाई जो आज 40 साल बाद भी कायम है। वसूलों के पक्के गुलशन कुमार ने अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया और बुराई और गुंडागर्दी के आगे घुटने नहीं देंगे। इन्होंने अपनी सादगी और भक्ति में जिंदगी के साथ बुराई से लड़ते हुए मिली मौत को लोगों के सामने एक मिसाल के तौर पर पेश की और शायद यही वजह रही कि आज इनकी कंपनी टी सीरीज देश की सबसे बड़ी म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल है और पूरी दुनिया के टॉप म्यूजिक कंपनीज में इनका नाम शुमार है। ये थी गुलशन कुमार की आज की सच्ची कहानी। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।